सभी प्रतियोगियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने उद्देशिका पर चर्चा किया था। उद्देशिका क्या है और उद्देशिका को संविधान में क्यों शामिल किया गया, सबसे पहले कहाँ शामिल किया गया और उद्देशिका की विशेषताएं क्या थी। परीक्षा की दृष्टि से उद्देशिका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, जहाँ से संविधान शुरू होता है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया जाता है। भारत एक विशाल देश है और इसमें विभिन्न भौगोलिक परिवेश के प्रदेश पाए जाते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए समय समय पर अनेक प्रदेशों का निर्माण किया गया, ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। किसी भी राष्ट्र में प्रदेशों के विभाजन के, भारत में मुख्यतः भाषा आदि के आधार पर बहुत सारे प्रदेशों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। लेकिन जो प्रशासनिक सुविधा है, प्रशासनिक सुविधा, सामाजिक विकास और उस प्रदेश का जो विकास है, वो एक मूलभूत और विशेष कारक होता है किसी राज्य के निर्माण के लिए। तो भारतीय संविधान में इसके लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, ताकि बाद में कोई दिक्कत का सामना आने वाले लोगों को ना करना पड़े। संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में स्पष्ट रूप से किया गया है। अनुच्छेद 1, इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर संघ शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा और इसमें जो शामिल राज्य होंगे वो किसी संधि और समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात कोई राज्य अपने अगर खुद से शामिल होता है, लेकिन वह स्वतः निकल नहीं सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ब्रिटेन के अलावा फ्रांस और पुर्तगालियों के भी अधीन रहा। उसके कुछ भाग फ्रांस के और कुछ भाग पुर्तगालियों के अधीन रहे। तो इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों को हमने भिन्न भिन्न समय पर प्राप्त किया, एक समय पर उसको नहीं ला सके थे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय 550 से ज़्यादा रियासतें थी, जिनकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी। लेकिन सरदार पटेल और उनके जो टीम थी, उनकी सूझबूझ के द्वारा भारत का एकीकरण किया गया। तो इसीलिए भारतीय संघ में जो शामिल राज्य हैं वो किसी संधि या समझौते के परिणाम नहीं है। वो बिना संधि और समझौते के शामिल किए गए हैं। और प्रशासन की सुविधा के लिए इनको विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दिया गया है। अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दिया गया है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय 4 प्रकार के राज्यों की 4 श्रेणियां थी, A, B, C और D। ये क्रमशः छोटे से लेकर के बड़े तक में थे। बाद में इस श्रेणियों को 2 श्रेणी में विभाजित कर दिया गया, राज्य या प्रदेश और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, जिसका उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो राज्य होंगे वो जो शामिल किए जाएंगे, उनकी प्रक्रिया क्या होगी। भारत किसी राज्य क्षेत्र को किसी संधि या समझौते से प्राप्त करता है या जीतता है या
कोई और क्षेत्र जो है उसमें बाद में शामिल होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, और नए राज्यों के जो निर्माण होंगे या दो से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना, या उनके किसी भाग को मिला करके एक राज्य बनाना, या एक राज्य में से ही दो अलग राज्य बनाना, जैसे आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित कर दिया गया, या हम बुंदेलखंड की जो मांग हो रही है इसमें मध्य प्रदेश के कुछ जिले और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिला करके एक अलग बुंदेलखंड बनाने की बात है। तो या फिर राज्य के जो नाम में परिवर्तन होगा इसके विषय में अनुच्छेद 2 और 3 में प्रावधान किया गया है, और इस पर जो है विधि बनाने का या संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल जो है भारतीय संसद को दिया गया है। तो अनुच्छेद 2 पर हम पहले बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में संघ में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात करता है। संघ में नए राज्यों के प्रवेश, नया राज्य मतलब कोई भी नया क्षेत्र भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आज़ादी के बाद हमने फ्रांस से गोवा और दमन द्वीप प्राप्त किया, इसी तरह से पुर्तगालियों से हम लोगों ने जो है पुर्तगालियों से हमने गोवा और दमन द्वीप, और फ्रांसीसियों से पांडिचेरी, माहे यनम आदि जो है प्राप्त किए। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमने उनका प्रवेश लिया? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उनका प्रवेश हमने इसमें किया, और उनको जो है केंद्र शासित प्रदेश और बाद में जो है राज्य के रूप में तब्दील किया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3, संसद द्वारा राज्य के गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन आदि के विषय में बताया गया है। संसद के द्वारा राज्य का गठन, सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन आदि करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। राज्यों के गठन, सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन की बात की गई है, और ये कर कौन सकता है? संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन, उनके सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाना, या एक राज्य को 2 भागों में विभाजित करके 2 राज्य बनाना, या 2 राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाना, या किसी राज्य के नाम में बदलाव करना आदि की जो प्रक्रिया होगी वो संसद के में प्रारंभ होगी। प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाएगा अगर किसी राज्य के गठन या उनके सीमा में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन आदि की बात होती है, तो सबसे पहले इससे जुड़ा हुआ जो विधेयक है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के समक्ष लाया जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति पहले ही अनुमति दे देता है। सामान्य अवस्था में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जो है विधायी प्रक्रिया का अनुपालन इस प्रकार से होता है। मतलब कोई भी विधेयक किसी भी विषय पर पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति उसको अनुमति प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर पहले अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाएगा, उसके बाद ये विधेयक जो है संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के किसी भी सदन में ये विधेयक लाया जा सकता है। नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के गठन, राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन से संबंधित विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में एक सदन में पारित लोकसभा में या राज्यसभा में लाने पर संबंधित विधेयक संबंधित राज्यों के विधानसभाओं के पास भेजा जाएगा। अगर उनको कोई सुझाव देना है तो उस पर दे सकते हैं।
यह राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उसको कितना समय देते हैं उस विधेयक को पर सहमति देने के लिए। उतने अवधि में अगर वो सहमति या असहमति प्रकट करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो भी उसको जो है उनसे सहमत मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी सहमति दे दिया है। अर्थात उनके पास सिर्फ भेजा जाता है यह देखने के लिए कि आपकी कोई राय है या नहीं है। उनकी राय मानना या ना मानना यह केंद्र सरकार या संसद के ऊपर निर्भर है। जब विधानसभा से फिर ये संसद के पास आएगा तो संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत के द्वारा यह पारित हो जाएगा और उसके बाद संबंधित राज्य का जो है क्या होगा, पुनर्गठन हो जाएगा या उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा या नाम में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति ने आप पहले से ही अनुमति दे रखी है, इसीलिए राष्ट्रपति के पास दोबारा अनुमति की बात नहीं रह जाती। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। अब अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी उसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये बात अनुच्छेद 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी प्रक्रिया है, उसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब भारतीय संविधान में ये जो प्रक्रिया दी गई है, जब भारत का संविधान बनने लगा उसी समय से राज्यों के गठन को लेकर के चर्चाएं प्रारंभ हो गई और विभिन्न भाषा के प्रांत थे वो अलग अलग तरह से अपनी मांग करने लगे थे। इसी दौरान संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 27 नवंबर 1947 को ही एक कमेटी का गठन किया जो राज्य के निर्माण या राज्य के पुनर्गठन से संबंधित जो समस्या है उसके समाधान के संबंध में अपनी बात रखे। तो समिति का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे 27 नवंबर 1947 को, और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस.के. धर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस समिति ने अपनी सिफारिश दिया जिसमें 2 बातें उन्होंने कही कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किस आधार पर किया जाना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा और विकास, भौगोलिक, सामाजिक आदि के आधार पर जो है, प्रशासनिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि के विकास के आधार पर या सुविधा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। अर्थात पहली जो समिति बनी, धर समिति, इसने सिरे से इस बात को नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। धर समिति की रिपोर्ट आई रही थी कि कांग्रेस ने भी जो है अपनी एक समिति गठित किया जो इसी के संदर्भ में भी थी कि राज्य के गठन का आधार क्या हो और किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि मांग धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इसीलिए जेबीपी समिति का गठन किया गया। यहाँ नाम में ही सदस्यों के नाम छुपे हुए हैं। जे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पटमाभी सीतारमैया। 3 बड़े नेता कांग्रेस के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री बने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे, और पटमाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो इस समिति ने भी धर समिति की जो रिपोर्ट थी उसी बात को उन्होंने दोहराया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन
एक चीज इस समिति ने और कहा, अगर आवश्यकता हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। भाषा के आधार पर राज्य के गठन का विचार आवश्यकता हो तो किया जा सकता है। अब इसी दौरान एक घटना घटी कांग्रेस के आंध्र प्रदेश में कि एक बड़े नेता श्री पोट्टी रमल्लू भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग को लेकर के आमरण अनशन कर दिया और लगभग 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में भारी जो है अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। अंत में मजबूर होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? अक्टूबर 1952 में। अक्टूबर 1952 में आंध्र प्रदेश का गठन जो है उनको करना पड़ा। तो इस तरह से रमल्लू जी के त्याग की वजह से या उनके बलिदान की वजह से पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना। इसके बाद ये मांग जो है और तेजी से बढ़ने लगी, इसीलिए जो है अंत में सरकार को मजबूर होकर के राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन समिति, जिसको फजल अली समिति भी कहते हैं, का गठन करना पड़ा। इस समिति ने अपनी 1953 में ये गठित हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसके दो अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर इसके जो है अन्य सदस्य थे। ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके सदस्यों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। फजल अली समिति ने कहा कि जो राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही होना चाहिए, जिससे कि राज्य का विकास समुचित तरीके से किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो राज्य का वर्गीकरण 4 भागों में है, A, B, C, D, इसको जो है समाप्त कर देना चाहिए और इसके स्थान पर सिर्फ दो पोर्शन, एक राज्य और दूसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश कर देना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश कर देना चाहिए। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और उस समय 14 राज्य, इसके अंतर्गत 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 3 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बनाए गए, जो बढ़ते बढ़ते वर्तमान समय में जो है 28 राज्य, वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। वर्तमान जो संख्या है इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट में काफी बदलाव हुआ है राज्यों में। पहले 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, उसको बांट दिया गया है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इस तरह से 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए हैं। तो राज्यों की संख्या 1 घट गई है। केंद्र शासित राज्य बना दिए गए कौन? जम्मू और कश्मीर। तो राज्य की संख्या हो गई है 28। और इधर एक और परिवर्तन किया गया, दादरा और नगर हवेली प्लस दमन और दीव को मिला दिया गया है। तो इस तरह से ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये जो है परिवर्तन है। एक राज्य को समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस पर भी हम आपसे बात करते हैं।
राज्यों का गठन विभिन्न समय पर होता रहा और इसमें जो सबसे लेटेस्ट है वो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद इस तेलंगाना का गठन जो है किया गया 2 जून 2014 में। अब आते हैं, एक करंट का भी विषय है और इशू भी है, वो है जम्मू और कश्मीर का जो है केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील होना, या एक राज्य जम्मू और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख भी उसमें शामिल था, उसका जो है केंद्र शासित प्रदेश में बदलना। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की जो विशेष स्थिति थी उसको, उसके प्रभाव को कम करने के लिए और उसमें जो बहुत सारे जो निर्बंधन थे अन्य भारतीयों के ऊपर, उसको जो है हटाने के लिए जम्मू और कश्मीर एक्ट 2019 पारित किया गया और यह प्रभाव में आया 31 अक्टूबर 2019 में। इस एक्ट के द्वारा जम्मू और कश्मीर को एक अलग जो है केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है अनुच्छेद 239A के अंतर्गत। अर्थात जम्मू और कश्मीर जो है विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश होगा। इस तरह से भारत में 3 जो है विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत लद्दाख का गठन किया गया है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, अर्थात यह विधानसभा विहीन जो है केंद्र शासित प्रदेश होगा। जैसे कि चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव आदि या अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि हैं, उसी तरह से लद्दाख भी जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब इसमें एक लेटेस्ट परिवर्तन और है जो करंट के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 2020 को जो है दादरा और नगर हवेली को और दमन और दीव को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिया गया है या बना दिया गया है। तो इस तरह से जो है आज संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जो गठन है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मूलाधिकार, जिस पर हम जो है आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।